देखना कोई अगर एडमिट हो रहा होगा तो एडमिट कर देना क्यों। चलो कल हमने दो चीज की बात करी थी। कल हमने सबसे पहले बात की कि प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताया। फिर हमने दो प्रपोज डिविडेंड की बात करी, एक प्रपोज डिविडेंड जो कि करंट ईयर में प्रपोज हमने किया है, दूसरे हमने बात करी कि वो प्रपोज डिविडेंड जो पिछले साल प्रपोज किया गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जिसको कि इस साल एनुअल जनरल मीटिंग के बाद में रेटिफाई कर दिया गया है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके रेटिफिकेशन के बाद उसका क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो हम लोग दो चीजें यहाँ पे देख के चलेंगे। पहला, इसने बोला प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रपोज्ड व्हेन रेटिफाइड बिकम्स फाइनल। ठीक है, प्रपोज जब रेटिफाई हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, फाइनल बन जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लें कि अकाउंटिंग ऑफ प्रपोज डिविडेंड अपन को क्या कहते हैं। कल हमने AS4 देखा था, उसमें उसने बोला कि भाई जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, क्योंकि उसकी आपके पास में ड्यू सर्टेनिटी नहीं होती है कि दैट विल बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर और इट विल नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर, दैट्स वाई आप उसका कोई भी प्रोविजन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रिएट नहीं करते हैं। बीइंग डिक्लेयर्ड एज एन कंटिंजेंट लाइबिलिटी, आप उसको क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट में शो करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे ये ट्रीटमेंट पूछे कि करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का क्या करते हैं, तो भाई करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड मेरी सर्टेन लाइबिलिटी होता ही नहीं है। ठीक है, वो एक अनसर्टेन लाइबिलिटी है। आइए, वो एक अनसर्टेन लाइबिलिटी है और वो अनसर्टेन लाइबिलिटी का भी, अरे रे भाई आराम से आराम से आराम से। ठीक है, और उस अनसर्टेन लाइबिलिटी का भी कोई ड्यू कंसिडरेशन हमारे पास में नहीं है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम उसके लिए कोई भी प्रोविजन प्रोवाइड फॉर नहीं कर पाते हैं। आइए, बोलता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रपोज डिविडेंड का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो बोलता है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जो हमने कल के एग्जांपल में हमारा वो प्रीवियस ईयर क्या था, 1920 था। बोलता है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज एडेड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये तो हम लोग सबसे पहला काम कर रहे थे कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने चले थे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में जो सबसे पहली चीज हम लोगों को निकालनी है वो क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बोलते हैं कि जब आप इस चीज को निकाल रहे होगे तो प्रपोज्ड डिविडेंड जो कि प्रीवियस ईयर का है उसको क्या कर देना, एड बैक कर देना। ठीक है, क्यों एड बैक कर देना भाई, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है वो इस साल क्या हुआ होगा, डिक्लेयर हुआ होगा, पहले डिक्लेयर हुआ होगा। ठीक है, फिर वो क्या बना होगा, फाइनल, और फाइनल बनने के बाद वो इस साल क्या हो गया होगा, पे हो गया होगा। तो जैसे ही ये पिछले साल वाला प्रपोज्ड डिविडेंड फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा, ये जर्नल एंट्री पास हुई होगी। चेक करना जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या कहती है, जर्नल एंट्री कहती है कि जैसे ही आपने डिविडेंड को प्रपोज से डिक्लेयर किया, ब्रैकेट में बोलता है अप्रूव हो गया, वो कहां, एजीएम के अंदर। ये कौन सा वाला डिविडेंड है, इस साल वाला या पिछले साल वाला, पिछले साल वाला डिविडेंड। ठीक है, पिछले साल वाला डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में आकर के प्रपोज जो था एजीएम के अंदर, शेयर होल्डर्स बैठे, रेटिफिकेशन हुआ और शेयर होल्डर राजी हो गए कि हाँ भैया हम ये पैसा क्या करेंगे, ठीक है, हम ये पैसा एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, हम ये ईपीएस ले लेंगे। तो जैसे ही वो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर का मतलब क्या हुआ, अप्रूव हुआ एजीएम के अंदर, बुक्स में जर्नल एंट्री पास होगी। क्या जर्नल एंट्री पास होगी, जर्नल एंट्री पास होगी, सरप्लस एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। ये एंट्री क्या हो गई,
डिविडेंड पेबल आपके लिए क्या हो गया? डिविडेंड पेबल आपके लिए क्या हो गया बताइए ना? लाइबिलिटी। सर्टेन है अनसर्टेन है? बिल्कुल सर्टेन है। पेबल आप इसको बोल रहे हैं, पेबल का मतलब क्या हो गया कि आप इसको करंट पीरियड में क्या करेंगे? पे करेंगे। और जब पे करेंगे तो क्या एंट्री कर देंगे? डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, कंफर्टेबल है आप? एंट्री से कंफर्टेबल है? आपने करंट ईयर में इसको प्रोवाइड फॉर किया कब? क्या ये एंट्री आप पिछले साल कर सकते थे? क्या ये एंट्री आप, जैसे मान लिया कि ये फाइनेंशियल ईयर 1920 की एंट्री है, ये एंट्री आप प्रीवियस ईयर अगर पास ऑन कर देते उस डिविडेंड के लिए जो आज डिक्लेयर हुआ है, तो पता है आप पिछले साल ही उस डिविडेंड को क्या मान लेते? डिक्लेयर्ड मान लेते। तो क्या वो प्रपोज्ड रह जाता? नहीं, वो प्रपोज नहीं रह जाता। यहां तक बात समझ में आ रहा है? प्रपोज का मतलब ही ये है कि अभी एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आप उसको सर्टेन लाइबिलिटी पिछले साल नहीं बना पाए थे, इसीलिए जैसे ही एजीएम हुआ आपने इसको बैक डेट में पेबल बनाया या करंट डेट में पेबल बनाया? ये बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? बैक डेट में पेबल बना सकते हैं क्या आप? बुक्स को पीछे जाकर के अमेंड करेंगे क्या 31 मार्च को? क्या नहीं ना भाई। तो आपने ये एंट्री किस डेट पे पास की होगी? जिस दिन आपने एजीएम का मिनट लिखा होगा। मिनट का मतलब समझते हैं? नहीं, अच्छा मिनट का मतलब नहीं समझते हैं, ठीक है। एजीएम है, कोई भी मीटिंग हेल्ड होती है, एक्चुअली आप प्रोसीजर नहीं पढ़े हैं इसलिए नहीं जान रहे। कोई भी मीटिंग बेटा हेल्ड होती है, इसे थोड़ा थोड़ा चीज जान लो। कोई भी मीटिंग अगर हेल्ड होती है तो मीटिंग हेल्ड हो जाने के बाद उस मीटिंग में क्या क्या हुआ उसको संक्षेप में लिखा जाता है। संक्षेप समझते हैं? समरी में लिखा जाता है। हाँ बिल्कुल, आप भाई समरी समझिए। मतलब मीटिंग चेयर हुई, इतने शेयर होल्डर्स अपियर हुए, इतने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर अपियर हुए, हमने इन बातों पे बातें करी, ये चीजें रेटिफाई हुई, ये कंक्लूजन निकला। दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिनट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। क्लियर है? आपको मिनट मिनट सब पढ़ना पड़ेगा, बहुत जल्दी ही पढ़ना पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। मिनट इवन आपको कॉर्पोरेट में बनाना भी पड़ेगा मीटिंग्स के लिए, नॉर्मल मीटिंग्स के लिए भी मिनट बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी एक्ट में ही मिनट बनता है। आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग जब हेल्ड करेंगे, मान लो कि आपकी टीम मीटिंग हुई, पता है आपका टीम मीटिंग का भी मिनट बनता है, आपको वो पंच करना पड़ेगा। तो जब ये पता ये एंट्री किस दिन होगी? जिस दिन मीटिंग का मिनट क्या किया हो जाएगा? बुक्स में फाइल किया जाएगा, उसी डेट पे ये एंट्री होगी। बिकॉज मिनट डालने से पहले आप डिक्लेरेशन नहीं डाल सकते। लॉजिक समझ में आ रहा है कि शेयर होल्डर्स बैठेंगे, उनके सामने इस वक्तव्य को रखा जाएगा, इस बात को रखा जाएगा, शेयर होल्डर्स उसको समझेंगे तभी ना रेटिफाई करेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? और रेटिफाई करेंगे तभी तो कंपनी को ये बात पता चलेगी ना कि प्रपोज्ड डिविडेंड हैज नाउ बीन व्हाट? अप्रूव। और जब वो अप्रूव हो जाएगा देन ओनली वो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी से किस चीज में कन्वर्ट होगा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी से एक श्योर लाइबिलिटी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जिसको सर्टेन बोलते हैं, सर्टेन लाइबिलिटी। और जब सर्टेन लाइबिलिटी में कन्वर्ट होगा तो हम फिर ये एंट्री कर पाएंगे किस चीज की? पेबल की। ये पेबल कौन सा पैसा है? ये पेबल कौन सा पैसा है? इस साल का है? पिछले साल का है? पिछले साल का है भाई, पिछले साल का है, बिल्कुल। ये बुक्स में पेबल अभी क्यों आया? ये बुक्स में पेबल अभी क्यों आया? बिकॉज एजीएम क्या हुआ? अभी हुआ, ठीक है। अगर इसका टाइमलाइन बनाया जाए, आप इसको समझें, अगर नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा तिबारा पूछें, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है, क्लियर है? ये करंट ईयर चल रहा है। प्रीवियस ईयर का एजीएम यहां हेल्ड हुआ, समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर का एजीएम करंट ईयर में हेल्ड हुआ है। और आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बाबू कब का बना रहे हो? यहां कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, ये मत समझ लेना कि यहां कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, ये कैश फ्लो नहीं बना रहे हो। तुम कैश फ्लो कहां, हम लोग जो कैश फ्लो पढ़ रहे हैं वो कैश फ्लो कहां बनाएंगे? यहां, एट द एंड ऑफ आवर करेंट ईयर, नॉट वी आर नॉट टॉकिंग एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट। तब तक तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पे जो एजीएम हुआ, ये एजीएम किस साल की रेटिफिकेशन के लिए हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, इस फाइनेंशियल ईयर, मान लो कि ये फाइनेंशियल ईयर 1920 है, तो यहाँ पे जितनी बातें भी रेटिफाई की जाएंगी वो सारी बातें कब की रेटिफाई की जाएंगी?
पिछले साल वाली की जाएंगी। बैलेंस शीट भी कौन सा होगा? 31 मार्च 2020। गुड, ठीक है, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट यहाँ पे रेटिफाई होगी और प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा उसको यहां क्या बनाया जाएगा? पेबल। बोलो भाई, समझ आया नहीं समझ आया? आ रहा है यहाँ पे समझ? और इसको फिर आगे प्रोवाइड फॉर करके जो बचा हुआ समय है उसमें कंपनी क्या करेगी? क्या करेगी? पे ऑफ करेगी। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोल दो, यहां तक समझने में कोई परेशानी है तो बोल दो। नहीं है? जिस दिन कंपनी ने इसको अपनी सर्टेन लाइबिलिटी बनाया उस दिन कंपनी ने क्या एंट्री करी? एसपीएल अकाउंट डेबिट। कहां से प्रोवाइड फॉर किया? पैसा कहां से प्रोवाइड फॉर किया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मतलब क्या? प्रॉफिट में से पैसा प्रोवाइड फॉर किया और कहां ट्रांसफर किया? पेबल में। मतलब सर्टेन लाइबिलिटी बनाई, अब इसके लिए कंपनी कैश अरेंज करेगी। दैट्स व्हाई इट इज अफेक्टिंग द कैश फ्लो एट द एंड ऑफ व्हाट ईयर? करंट ईयर। इसका ये जो पेबल है, इस पेबल को कंपनी क्या कर रही है? पे कर रही है, और पे करने की वजह से ये किस कैश फ्लो में आया है? इस कैश फ्लो में। हम लोगों के कौन से कैश फ्लो में आया है? कहां वाले कैश फ्लो में? करंट वाले कैश फ्लो में। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब ये करंट वाले कैश फ्लो के कौन से एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा? बोलो बोलो, घबराओ नहीं, तो सही होगा गलत होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा। दैट पेमेंट विल बी क्लासिफाइड अंडर व्हाट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर ऑपरेटिंग में क्या पंगा कर रहे हैं हम लोग? ऑपरेटिंग में काहे पंगा कर रहे हैं इसको? तो ये तो फाइनेंसिंग का कैश आउटफ्लो है ना। बात समझ में आ रहा है? तो सर ऑपरेटिंग में आप क्या कर रहे हैं? क्यों ऑपरेटिंग में इसको पढ़ा रहे हैं? बेटा मेरे, ऑपरेटिंग में जितना पैसा मैंने पेबल किया है ना, ध्यान से समझना, उतना पैसा मैंने प्रॉफिट से क्या कर दिया था? काट दिया था, घटा दिया था। मैं वही प्रॉफिट को यहां क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। बिकॉज इट इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटिंग, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ financing. That's why we are making the adjustment over here in the operating activity, because we have to do it where? In financing activity. कल तो हम पूरा कंसेप्ट आपको बता ही नहीं थे, कल तो हम सिर्फ आपको प्रपोज डिविडेंड बता के ही छोड़े थे कि प्रपोज डिविडेंड होता क्या है, कैश फ्लो में उसको क्यों प्लस और माइनस कर रहे हैं वो तो अभी चर्चा कर रहे हैं आपसे। बात समझ में आ रही है कि भाई, तो सर आपका ये जो चीज है, ये आप सारी बातें हम समझ गए कि प्रपोज है, डिक्लेयर हुआ, फाइनल हुआ, फला हुआ, ठिकाना हुआ, पेबल हुआ, ठीक है, पे करेंगे, तो सारी बातें तो कहाँ जा रही हैं? सारी बातें तो फाइनेंसिंग में जा रही है। तो आप इसको ऑपरेटिंग में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बेटा मेरे, ये ऑपरेटिंग में इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज प्रॉफिट को इसने कहाँ रिड्यूस किया? ऑपरेटिंग में। लेकिन ये एक्टिविटी है कहाँ की? फाइनेंसिंग की। दैट्स व्हाई हम प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? हम बोलेंगे भैया ऑपरेटिंग में इसको मत लो, इसको लेना कहाँ? फाइनेंसिंग में। और ये हमने कहां से प्रोवाइड फॉर कर दिया था इसके लिए? पीएल से, पीएल से, प्रॉफिट से। दैट्स व्हाई हम प्रॉफिट को फिर से क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। हम आगे बताएंगे अभी आपको, ठीक है। और देखिए, इसीलिए ये शब्द लिखा हुआ है क्या? एडिट। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है? तो जो पिछले साल के प्रपोज्ड डिविडेंड का पैसा होगा, ऑन द अजम्पशन दैट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, एक्सेप्टेड एंड पेड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, हमारे प्रॉफिट को वो रिड्यूस कर रहा था। कहां? कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करना कहां चाहिए इसको? हमारे कैश को इसको रिड्यूस कहां करना चाहिए? फाइनेंस। हम फाइनेंसिंग में इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल ऑपरेटिंग में हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती? चलिए आगे देखते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश। समझ आ रहा है ये वर्ड? शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश, इसको हम लोग आउटफ्लो ऑफ कैश की तरह दिखाते हैं, assuming that the shareholders have approved the proposed dividend as was recommended। मतलब समझ में आया? जब शेयर होल्डर्स बैठे एजीएम में तो हम ये मान लेते हैं कि उनको रेकमेंड किया गया कि भैया ये इतना रुपया ना आपको ईपीएस का मिलना है पिछले साल का, आप इसको ना क्या कर दो? रेटिफाई कर दो, एक्सेप्ट कर लो। दैट इज बेसिकली, ठीक है। तो उस रिकमेंडेशन पे शेयर होल्डर्स ने वो क्या कर दिया? प्रपोज्ड डिविडेंड को डिक्लेयर करा दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आगे आइए, इतना लेट? बैठिए बैठिए बैठिए।
और जैसे ही शेयर होल्डर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रपोज्ड डिविडेंड को क्या मान लिया गया? डिक्लेयर्ड, अप्रूव्ड। कहां मान लिया गया? एजीएम में मिनट रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, एजीएम में मिनट रिकॉर्ड किया गया, और मिनट रिकॉर्ड करते के साथ में आपने क्या जर्नल एंट्री पास कर ली? ये वाली। ठीक है, ये जर्नल एंट्री पास तो करी, लेकिन इसका इफेक्ट कहां जाना था? कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसी वजह से ऑपरेटिंग में इस इफेक्ट को नलीफाई करते हुए हम इसको क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं। आगे बात करते हैं। देयर आफ्टर डिक्लेयर्ड डिविडेंड इज पेड। इस वर्ड का मतलब समझ में है? मतलब जो पिछले साल का प्रपोज जो इस बार डिक्लेयर हुआ था उसको कंपनी फिर क्या करेगी? पे करेगी। नेट डिविडेंड पेड मतलब कंपनी ने जितना डिविडेंड पे किया, मान लो प्रपोज्ड था 30,000, ध्यान से समझना, रेटिफाई भी हुआ 30,000, तो डिक्लेयर हो गया 30,000, फाइनल भी बन गया 30,000, डिविडेंड पेबल भी हो गया कितना? 30,000, लेकिन कंपनी ने पे किया 20,000। क्लियर है? कंपनी ने पे किया 20,000, तो आप क्या बोलेंगे? बाकी अभी भी कहां पड़ा हुआ होगा? बोलो बोलो। डिविडेंड पेबल में पड़ा हुआ होगा। ये कंपनी अगर मान लो यही एंट्री बेटा मैंने करी, इस एंट्री में 30,000 और 30,000 मैंने यहां लिख दिया, अगली एंट्री मैंने अगर करी डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, इट मींस व्हाट? अभी भी पेबल में कितना पड़ा हुआ है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बोलता है कि हमारे पास में जितना भी नेट डिविडेंड पे हुआ है, दैट इज proposed and approved list dividend still payable। बोलता है नेट डिविडेंड का मतलब क्या? कि भाई जितना प्रपोज्ड और अप्रूव हुआ और लेस उसमें से जितना आपने पे कर दिया, उसी को तो हम क्या बोलेंगे? नेट डिविडेंड। जैसे प्रपोज और अप्रूव हुआ 30,000 और कंपनी ने अभी 20,000 पे किया है, तो नेट डिविडेंड पेबल 20,000 है, और मान लो अभी कंपनी के पास में ये 10,000 रुपया क्या है? कंपनी ने अप्रूव किया 30,000। क्लियर है? और कंपनी के पास अभी भी पेबल खड़ा हुआ है 10,000, तो कंपनी ने नेट डिविडेंड पे कितना किया? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत इसको समझने में, इस पॉइंट को? तो भाई ये जो 20,000 रुपया है, कैश आउटफ्लो कितना हुआ होगा? 30 की 20 की 10, 20। तो ये नेट डिविडेंड यही बात बोल रहा है, जो यहाँ पे वर्ड इसने यूज किया, नेट डिविडेंड पेड। फिर उसको क्लैरिफाई भी करता है कि क्या क्लैरिफिकेशन है? जो डिविडेंड प्रपोज और अप्रूव हुआ शेयर होल्डर्स के द्वारा, लेस डिविडेंड स्टिल पेबल, मतलब उसमें से, तो जो डिविडेंड प्रपोज हुआ हमारे एग्जांपल में कितना प्रपोज हुआ? 30,000, यही अप्रूव भी हुआ, और लेस डिविडेंड पेबल, अभी भी स्टिल पेबल हमारे डेफिनेशन में कितना था? 10,000 हमारे एग्जांपल। तो नेट डिविडेंड पेड कितना निकला? बोलो ये कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा? ये कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, ये कैश आउटफ्लो जो होगा ये किस एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा? ऑपरेटिंग में या फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग में क्लासिफाई होगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है? आगे क्या बोलता है? इज शोन एज कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यूज का मतलब क्या होता है? आउटफ्लो। आउटफ्लो ये होता है यूज का मतलब। आई, और फिर नीचे आपको नोट देता है। नोट देके बेटा मेरे क्या बोलता है? नोट देके बोलता है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ये लिखने का तरीका है, जब तक लिख के कुछ ना बताया जाए, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, इट इज प्रिज्यूम्ड, ये मान लिया जाएगा, दैट डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द प्रीवियस ईयर, जो हम डिविडेंड प्रीवियस ईयर का प्रपोज करके चल रहे थे, हैज बीन डिक्लेयर्ड एट द एजीएम। पास्ट परफेक्ट, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन डिक्लेयर्ड, मतलब ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा बिना कुछ सोचे समझे कि भाई उसको जो पिछले साल का प्रपोज था वो क्या हो गया? डिक्लेयर।
मतलब सीधे सीधे बात है कि भाई एजीएम में जो करंट ईयर में यहाँ पे एजीएम हुआ, उस एजीएम में पिछले साल वाले डिविडेंड को शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। मतलब कहीं से हम कोई दूसरा प्रिजम्पशन नहीं ले लेंगे कि नहीं शेयर होल्डर्स ने नहीं डिक्लेयर किया होगा, शेयर होल्डर्स ने बोला होगा हमें ज्यादा चाहिए, ये वो फला ठिकाना, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। ठीक है, इट इज सिंपली प्रिज्यूम्ड, हम सिंपली प्रिज्यूम करेंगे कि भैया पिछले साल वाला जो प्रपोज था शेयर होल्डर के सामने एजीएम में रखा गया, शेयर होल्डर ने उसको डिक्लेयर कर दिया, और जैसे ही डिक्लेयर कर दिया वो कंपनी के लिए पेबल बन गया। ठीक है, और फिर आगे and at the proposed amount has also been paid during the, मतलब दो प्रोपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि पहला भैया पिछले साल वाला प्रपोज डिविडेंड को एजीएम में रखा गया किसके सामने, शेयर होल्डर के सामने, शेयर होल्डर ने उसको रेटिफाई किया, रेटिफाई करते ही वो डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होते ही वो क्या बन गया, फाइनल डिविडेंड। जैसे ही वो फाइनल डिविडेंड बना कंपनी ने उसके लिए एक जर्नल एंट्री मारी, ठीक है, उसको अपना डिविडेंड टेबल बनाया, टेबल बनाया और सेम उस पैसे को करंट ईयर में कंपनी ने क्या कर दिया, पे भी कर दिया, और पे करते के साथ वो क्या बन गया, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। ऑपरेटिंग में बेटा डाला नहीं उसको, ठीक है, एक्चुअली जितना डिविडेंड पेबल के लिए उसने प्रोविजन बनाया ना, पैसा जो लिया वो कहां से लिया, वो नेट प्रॉफिट को डेबिट किया। ठीक है, एक्चुअली तो इससे मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो वो जो नेट और इसको यूज कहां करना है, किस एक्टिविटी में लेके जाना है, फाइनेंसिंग में। और हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के लिए जो बेस है वो किसको ले रहे हैं, प्रॉफिट, स्टील प्रॉफिट के बैलेंस को ले रहे हैं। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट का बैलेंस ना डिविडेंड के अमाउंट से क्या हो रखा है, कम हो रखा है, जो कि कहां की एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग की। दैट्स वाई ऑपरेटिंग के अंदर हम उस इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर। ठीक है, इसका डुअल ट्रीटमेंट होगा। पहला ट्रीटमेंट कहां, पहला ट्रीटमेंट अगर ऐसा कोई प्रोपोज्ड डिविडेंड पिछले साल का है तो पहले उसको नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, और फिर उतना जो डिविडेंड पे किया गया है उतने पैसे को फिर इन्वेस्ट, सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम कैश पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, दो एक्टिविटी होगी। मैं यहाँ पे आपको दोनों बात बताऊंगा, ये अभी सिर्फ ऑपरेटिंग पढ़ा रहा है इसलिए ये सिर्फ ऑपरेटिंग की बात बता रहा है, समझ रहे हैं बात को ना। ये एक्चुअली यहाँ सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं होगा, इसको आपको इस इलस्ट्रेशन से ये ज्यादा क्लियर समझ आएगा। देखिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड बताइए, है ना, कितना है, 3 लाख। तो बेटा मेरे पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड क्या प्रिजम्पशन लेना होगा, प्रिजम्पशन हमने ये लेना होगा कि ये एजीएम में रेटिफाई हो गया होगा, शेयर होल्डर्स के सामने रखा गया होगा, फाइनल डिविडेंड बना होगा, फर्म ने, सॉरी फर्म बोल रहा हूँ, कंपनी ने एंट्री मारी होगी, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल कितने रुपए से, वेरी गुड वेरी गुड, 3 लाख रुपए से। ठीक है, और 3 लाख रुपए से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, रिड्यूस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते टाइम वो 3 लाख रुपया हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इलस्ट्रेशन था इसलिए इसने यहाँ पे रोक दिया। अब हम इससे आगे आपसे बात करना चाह रहे हैं, अब बात कीजिए। अब ये 3 लाख रुपया डिक्लेयर हो चुका है, डिविडेंड बन चुका है, ठीक है, पेबल हो चुका है। अब आइए करंट ईयर में यहां देखिए और मुझे बताइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप कैश कितना माइनस करेंगे, हाँ, वहां पे पढ़ो तो सही कि है क्या लिखा हुआ, 30,000 क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड पेबल, इट इज स्टिल पेबल। नहीं समझ पा रहे हो, हम फिर से समझाते। 3 लाख रुपया पिछले साल का प्रपोज था जो कि करंट ईयर में उसके साथ घाल घपला होगा, एजीएम में ये रखा जाएगा किसके सामने, शेयर होल्डर के सामने। एकदम बात को एकदम क्लियरली समझो, पिछले साल कंपनी ने 3 लाख रुपया प्रपोज करके शेयर होल्डर को बोला कि भैया आइए इस बार एजीएम में, करंट फाइनेंशियल ईयर के एजीएम में बैठिए, इसको डिक्लेयर करके फाइनल कीजिए। ठीक है, शेयर होल्डर्स ने उसको डिक्लेयर करके फाइनल किया, कंपनी ने बोला एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल 3 लाख रुपया, कि भैया इस साल हम 3 लाख रुपया शेयर होल्डर को पिछले साल के डिविडेंड का क्या करेंगे, पे करेंगे। बोलो यहां तक सब ओके है।
और फिर बैलेंस शीट एक पूछ लगा देता है कि डिविडेंड स्टिल पेबल, हाउ मच, मतलब उस 3 लाख में से अभी करंट ईयर में कंपनी फिर उठा के ढो रही है, तो व्हाट इज द नेट डिविडेंड पेबल, 2,70,000। अब समझ में आया, ठीक है। 3 लाख में से तो कंपनी बोले भैया अभी भी ढो रहे हैं 30,000 डिविडेंड पेबल, तो कैश भैया कितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कम करेंगे, 3 लाख माइनस 30,000, जो अभी नेट ऊपर जो नेट बता रहे थे, ठीक है। यहाँ पे नेट बताए थे ना अभी आप लोगों को, यहाँ पे जो इस केस में नेट बता रहे थे कि व्हाट इज द नेट डिविडेंड पेबल, तो नेट डिविडेंड क्या हुआ, 3 लाख फाइनल किया हमने और अभी भी हम कह रहे हैं कि 30,000 अभी भी पे करना बाकी है, मतलब पे किया कितना तुमने, 2 लाख। तो क्योंकि अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये क्वेश्चन था नहीं, इसीलिए इसने वो बात यहाँ दिखाई नहीं, ठीक है। पूरी फाइनल बात वही दिखाई जाती वहां कि अगर मैं यहाँ पे बोलता कि कैश यूज्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो कितना रुपया होता, 2,70,000। बोलो भाई समझ में है। और करेंट ईयर का जो प्रोपोज डिविडेंड होता है उसका तो कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है उसका कोई ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी उसको आपने क्योंकि ईजीएम की मीटिंग कब होगी, अगले साल में होगी, अभी वो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। डिक्लेयर हुआ नहीं है तो सर्टेन लाइबिलिटी नहीं है, सर्टेन लाइबिलिटी नहीं है, दैट्स व्हाई इसके लिए बुक्स में कुछ भी प्रोवाइड फॉर करने की जरूरत। अब क्लियर हुआ, ठीक है। और याद करने के लिए क्या, तो याद करने के लिए बस 2 बार। पहली बात, प्रोपोज्ड डिविडेंड जितना भी है एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस, और दूसरे बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। सिर्फ इतना चेक कर लेना कि अगर पेबल तो नहीं खड़ा हुआ है, पेबल अगर खड़ा हुआ है तो उतना अमाउंट उसमें से क्या कर देना, माइनस। और 2 दिन से हम लोग खाली झूल रहे हैं कि क्या होता है प्रोपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। आई proposed dividend of the previous year is shown as an appropriation, that it is a deduction from the balance of profit and loss. The amount is added to determine the net profit before tax and extraordinary item, because it is an outflow of the cash which is shown under financing activity. बस यही जो बात पूरी समझा दी है, यही पूरी बात थी, ठीक है। पूरा कहानी क्या, तो पूरा कहानी ये कि भैया प्रपोज डिविडेंड आपको बैलेंस शीट में 2 साल का छप सकता है। अब मेरे साथ में एक बार कनेक्ट हो जाओ, प्रपोज डिविडेंड कितने साल का छप सकता है, 2 साल का। कौन कौन से साल का, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। करंट ईयर वाले को लात मार देना, ठीक है। उसको बोला तुम जाओ बेटा घर। क्यों जाओ घर, क्योंकि तुम कंटिजेंट हो, ठीक है। तुम्हारा अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है तुम हो क्या, ठीक है। एक तरफा प्यार, तो समझ ही नहीं आ रहा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहाँ है चिराग बाबू, हाँ ठीक, चलिए। और जो प्रीवियस ईयर वाला है वो एंगेजमेंट का वेट कर रहा है, ठीक है। एजीएम में क्या होगा, यही होगा ना, रेटिफिकेशन होगा, ठीक है। और जैसे ही रेटिफिकेशन होगा बराबर बुक हो जाएगा डिविडेंड पेबल, ठीक है। बुक हो जाएगा, उसके बाद क्या करना होगा आगे, जिस दिन शादी, भाई साहब पहले शादी कराने दीजिए, ठीक है। आप तो एकदम मतलब, ठीक है। आइए, तो जिस दिन शादी होगी उस दिन खर्चा होगा, ठीक है। तो खर्चा होगा तो कहाँ से खर्चा होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। बाकी आप जानिए, आप मेरा प्रपोज डिविडेंड खत्म हो गया, ठीक है। प्रपोज समझ में आ गया भाई सबको, ठीक है। बस आप कैश आउटफ्लो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखिएगा, उसमें ये बात जरूर देखिएगा कि अगर कोई डिविडेंड पेबल बचा हुआ होगा, ठीक है, तो वो डिविडेंड पेबल जो होगा ना बेटा, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये जो डिविडेंड पेबल है, इसको देख के ये मत घबराइएगा कि ये करंट ईयर का डिविडेंड पेबल है, हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता बताओ तो गणपति, ये करंट ईयर का डिविडेंड पेबल क्यों नहीं हो सकता बेटा, हाँ, क्योंकि ये करंट ईयर का इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इस साल तो अभी आपने डिविडेंड पेबल करंट ईयर का डाला ही नहीं है, ठीक है। ये डाला ही आपने किस साल का था, पिछले साल का, ठीक है। तो पिछले साल का 3 लाख में से अभी भी 30,000 क्या है, ड्यू है, अभी नहीं पे किया, तो कितना पे किया, 2 साल। मेरे हिसाब से प्रपोज डिविडेंड में इतना काफी है। कोई है क्या ऑनलाइन, ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो प्रपोज का अपना काम हो गया और प्रपोज के साथ में अपना फाइनल का भी काम हो गया, बिकॉज पिछले साल का प्रपोज इस साल का फाइनल, ठीक। अब आते हैं पीछे,
और आ जाते हैं किस पे, इंटेरिम। इंटेरिम क्या होता है? गर्मी तुम लोग सबको लग रही है कि मुझे ही लग रही है? लग रही है क्या? काम बेटा इसको ऑफ करके कोई ऑन करो, ऑन बात 2 मिनट बात करता हूँ, ठीक है? क्या कह रहे तुम नहीं बोले क्या? चलो नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम का मतलब होता है विदिन, विदिन का मतलब होता है एक डेफिनिट टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है? इंटरिम डिविडेंड बहुत सिंपल है। इंटरिम डिविडेंड क्या है? कंपनी को के पास में एनफ प्रॉफिट आ गया, या कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को रोकना है, उनको क्या करना है, ललचाना है, लुभाना है, तो कंपनी बोलती है कि भाई हम इसी साल डिविडेंड डिक्लेयर करें, बोनस डिविडेंड आपको दे रहे हैं फ्री का, और इसमें हम आपका रेटिफिकेशन नहीं खोज रहे हैं, हम बस जितना डिक्लेयर कर दिए वो आपको हम क्या करेंगे, दे देंगे। दैट इज इंटरिम विद इन द पीरियड। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होने के 7 डेज के अंदर एज पर योर बुक, ठीक है, 7 डेज के अंदर क्या हो जाता है, कंपनी को पेमेंट करना होता है, ठीक है? तो बोलते क्या है, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड एंड पेड विद इन 7 डेज ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड। देखो यहाँ पे डिक्लेयर्ड बाय द क्या लिखता है, बोर्ड, बोर्ड ऑफ व्हाट, डायरेक्ट। तो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या? फाइनल डिविडेंड किसके द्वारा अप्रूव होता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा। इंटरिम डिविडेंड किसके द्वारा अप्रूव होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है? इसमें शेयर होल्डर से कुछ पूछेगा भी क्या? कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ शेयर होल्डर को क्या करेगा, दे देगा, बिकॉज ये क्या है, ये इंटरिम है, ठीक है, फ्री का है। कंपनी बोनस के रूप, मतलब बोनस के रूप में ना कहें, एक तरीके से कहें बोनस डिविडेंड दे रही है, फ्री का डिविडेंड दे रही है, ठीक है? तो ऐसे में बोलता है टाइम पीरियड कितने दिन का है, 7 दिन का। और बात क्या है, तो बोलता है इट इज एडेड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बिकॉज इट इज एन आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेम बात बोलता है, बोलता है इंटरिम डिविडेंड भी आप पे करते हैं ना, तो आप एंट्री क्या करते हैं, आप एंट्री करते हैं एसपीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड पेबल। आपने एसपीएल को डेबिट किया, लेकिन ये एक्टिविटी कहाँ की थी, ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग की तो थी नहीं, ठीक है? इंटरिम डिविडेंड भी पे करना एक्टिविटी कहाँ की है, फाइनेंसिंग की है। दैट्स वाई आपने जो ये एसपीएल को डेबिट करके प्रॉफिट को कम किया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस इफेक्ट को नलीफाई कीजिए, क्या करके, बढ़ाकर, एड टू द करेंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है? और दूसरा इफेक्ट, इट इज यूज्ड एज कैश यूज्ड आउटफ्लो इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत भाई समझने में? तो इंटरिम में तो कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है? इंटरिम, इंटरिम किस साल का होगा, इस साल का होगा कि पिछले साल का होगा, इस साल का ही होगा। कब अप्रूव होगा, अप्रूव, अप्रूव, अप्रूव होके ही निकलेगा, ठीक है? अनाउंस ही होगा, प्री अप्रूव्ड होगा। किसके द्वारा प्री अप्रूव्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा प्री अप्रूव्ड होगा। कहां से प्रोवाइड फॉर किया जाएगा, बुक एंट्री, बुक एंट्री कहां से प्रोवाइड फॉर किया जाएगा, एसपीएल से प्रोवाइड फॉर किया जाएगा, और उसको क्या बनाया जाएगा, पहले लायबिलिटी, और करंट ईयर में ही क्या कर दिया जाएगा, पे ऑफ कर दिया जाएगा। और पे ऑफ किया जाएगा तो कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग। इसीलिए ऑपरेटिंग के अंदर इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने प्रॉफिट को रिड्यूस किया है, दैट्स वाई हम वापस से प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो सर इसका अगर सर सही तरीके से और सही मायने से समझे तो इतना माथा पच्ची कर कह रहे हैं, एक जगह साला प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है, कैश फ्लो पे क्या ही फर्क करेगा? अभी तक ये दिमाग में आएगा तुम लोगों के? अगर ये करना छूट जाएगा, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, यहां भी छूट गया, ऑपरेटिंग में भी, और छूट गया फाइनेंसिंग में भी, कैश फ्लो पे कोई फर्क। लेकिन अगर ऑपरेटिंग में नहीं किए, लेकिन और देखे कि डिविडेंड है और फटाक से उठा के फाइनेंसिंग में कर दिए, तो फिर फर्क पड़ेगा। हाँ डिविडेंड पेबल हुआ तो, पेबल हुआ तो फिर बताएंगे, दोनों जगह फर्क पड़ेगा, ठीक? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये डिविडेंड पेड का कंसेप्ट ऑपरेटिंग में भी छूट गया और साथ के साथ फाइनेंसिंग में भी छूट गया, तो फर्क तो नहीं देगा, क्योंकि ऑपरेटिंग में ये नेट प्रॉफिट में देखो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और फाइनेंसिंग में देखो क्या हो रहा है, यूज्ड, यूज मतलब क्या, माइनस,
तो प्लस ऑपरेटिंग में और माइनस फाइनेंसिंग में लास्ट बैलेंस में तो कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक, लेकिन इसके एडजस्टमेंट पे नंबर होता है। अगर आपने प्लस नहीं किया और फिर नीचे माइनस नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये सब कैसे आएगा, तो ये सब एडजस्टमेंट के रूप में आएगा। कैसे आएगा, एडजस्टमेंट के रूप में। तो जब आपको इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ होगा, इंटरिम डिविडेंड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट निकालने टाइम में क्या कर दीजिएगा, प्लस, और वापस से जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आइएगा तो इट इज कैश आउटफ्लो। क्लियर है। प्रपोज डिविडेंड दिया होगा तो क्या कीजिएगा, समझाइए तो जरा, रट जाना चाहिए भाई साहब प्रपोज डिविडेंड। आप प्रपोज डिविडेंड दिया होगा तो क्या कीजिएगा, कितने साल का प्रपोज डिविडेंड दे सकता है, कौन कौन से साल का, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वाले का क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। करेंट ईयर वाले को कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर वाले को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, अमाउंट को उठा करके एसपीएल के बैलेंस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट निकालते टाइम में क्या कर देना पड़ेगा, ऐड बैक, और चेक करके बैलेंस शीट में कि कहीं कोई पेबल अभी खड़ा तो नहीं हुआ है, ठीक है। अगर पेबल नहीं होगा तो सीधे आंख बंद करके उतना अमाउंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कर दीजिएगा, माइनस, और अगर पेबल खड़ा हुआ होगा तो उतना अमाउंट माइनस करके जो नेट बैलेंस बचेगा उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कर दीजिएगा, माइनस। क्लियर है। ऐसा ऐसा बहुत सारा एडजस्टमेंट अभी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा जब तक आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आएगा कि क्यों हम इसको प्लस कर रहे हैं, क्यों हम इसको माइनस कर रहे हैं। यहां तक बोलिए, यहां तक कंफर्टेबल है, हम डिविडेंड के पॉइंट से आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े तो एक प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा मोटा, देखिए समझिए। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बोलता है हमारे पास में बेटा लिमिटेड ही है ना, हाँ ठीक है, एक कंपनी है, उसका 2019 प्रीवियस ईयर है, 2020 जो है आपका करेंट ईयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल भी 5 लाख का था, अभी भी 5 लाख का है, कोई चेंज, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पिछले साल भी 5 लाख का था, अभी भी 5 लाख का है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सरप्लस में बैलेंस चेंज हुआ 2.5 लाख से 4.5 लाख, इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 2 लाख, दिख रहा है सबको प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और अभी भी डिविडेंड पेबल आपके पास में कितना खड़ा हुआ है, 20,000 रुपया खड़ा हुआ है। आइए देखते हैं, पहले पॉइंट नंबर 2 चेक कर लीजिए, पॉइंट नंबर 2 इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 50,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वर पेड ऑन 31 मार्च 2019। आपने एक इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया, डिक्लेयर तो वैसे भी होता है, सिंपली वो डिक्लेयर होकर के आपने उसको पे कर दिया, कितने का पे कर दिया, 50,000 रुपए का पे कर दिया, ठीक है। आइए अब ऊपर आ जाइए, पॉइंट नंबर 1 चेक कीजिए। proposed dividend on equity shares of the previous year was 1,50,000 and for the current year it is 1 lakh rupees। कोई दिक्कत, यही लिखा हुआ है पक्का। चलिए, तो ये 1 लाख रुपए का क्या करेंगे अपन, कुछ भी नहीं करेंगे, लाख मार देंगे, ठीक है। इस 1.5 लाख रुपए का क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपया अभी फिलहाल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए इस 1.5 लाख रुपए को हम डिफरेंस ऑफ एसपीएल का जो बैलेंस आया है उसके साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले कि क्या आपका सबसे पहले इसने ट्रीटमेंट किया, इसने सबसे पहले ये ट्रीटमेंट किया कि 450 माइनस 250 जो कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसपीएल था, 250 जो कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसपीएल था, इन दोनों को माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला। क्लियर है। अब इसमें वो एडजस्टमेंट करेगा, तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा एडजस्टमेंट करेगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड ऑन, हाँ बोलो। हेलो, क्या नहीं दिख रहा है बेटा, अब दिखा, अब दिखा, अभी भी नहीं दिख रहा है क्या, आवाज सुनाई दे रही है लेकिन बोर्ड नहीं दिख रहा है, मेरा नेट स्लो है। अच्छा देखो चेक कर,
आप बताओ, अब दिख रहा है? ठीक, आओ अब देखो, अब हमारे पास में इंटरिम डिविडेंड है। तो भाई इंटरिम डिविडेंड से क्या बोलता है, हमारे पास में इंटरिम डिविडेंड को इसने ऐड किया पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड ऑन किस किस चीज पे किया। तो देखिए सबसे पहले इसने बोला डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000। ये कहां से उठाया इसने, ये उठाया इसने एडजस्टमेंट नंबर 2। ये तो सबको समझ में आ गया कि एडजस्टमेंट नंबर 2 से उठाया, और इंटरिम डिविडेंड पे किया तो उसने प्रॉफिट को रिड्यूस किया होगा, इसलिए उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मैंने यहाँ प्रॉफिट को क्या कर दिया, मैं ऐड कर दिया। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, इस 50,000 का दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये वाला भी समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ये प्रपोज डिविडेंड है किस साल का, पिछले साल का, जिसको हमने अज्यूम किया कि ये अप्रूव हुआ, डिक्लेयर हुआ, रेटिफाई हुआ, सब हुआ। क्लियर है? और इस वाले बैलेंस के बराबर हमने एसपीएल को डेबिट किया होगा, दैट्स वाई इस अमाउंट को बेटा हम क्या कर रहे हैं, एड बैक कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब एक बार बैलेंस शीट और देखो, देखो सबसे लास्ट वाला पॉइंट चेक करो। ठीक है, out of that 1,50,000 that has been proposed in the previous year, that has been declared and approved in the current year, 20,000 is still payable। बोलो भाई नेट पेड कितना है, 1,30,000। उसको कहां लेके जाओगे, कहां यूज करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो कैश यूज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये सिर्फ ऑपरेटिंग समझा रहा है, इसलिए इसने वो वाला ट्रीटमेंट नहीं किया है। अब दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत आ गई यहां, ये क्या है ये क्या है, क्योंकि अपन को जो दो एडजस्टमेंट दिए हुए थे वो दोनों तो हमने समझ भी लिए, कर भी दिए। ठीक है, तो फिर ये 50,000 रुपया किस बात का ऐड किया है, दीज थिंग्स आर द हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, हिडन का मतलब समझते हो, छुपा हुआ, इसीलिए कहते हैं कि सबसे आसान चैप्टर है। ठीक, सबसे आसान चैप्टर। ठीक है, ये छुपा हुआ एडजस्टमेंट है। बोलता है भाई साहब कि अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इक्विटी को डिविडेंड देने से पहले किसको डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस को दिया जाता है। तो अगर आपने पिछले साल ये बात करी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रपोज किया, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि आपके पास क्वेश्चन में दो तरह का शेयर ब्रेकअप है। देखिए भाई बैलेंस शीट, प्रेम से इसने दो तरह का ब्रेकअप, एंड हो गया या 10 मिनट बाकी वाला है, एंड हो गया। ठीक है, तो 2 मिनट आप भी रिलैक्स कर लीजिए। हाँ, जब तक ऐड होंगे एडमिट कीजिएगा तभी ना वो लोग ऐड होंगे। हाई लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए होता है इस चैप्टर में, हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन चाहिए होता है, और टीचर का बैंड बज जाता है। एक बार में हाइप होता है चैप्टर। हाँ, तो धीरे धीरे, तो अब कितना धीरे पढ़ाए भाई, थोड़ा सा पढ़ाइए। एक टॉपिक से ज्यादा आप एक दिन में कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हम फिर वही वाला काम करें तो प्लस माइनस वाला। क्या चिराग पीछे मुड़ के बात कर रहे हैं? अच्छा, अभी तो भाई बोल ही दिया 5 बजे, 5 बजे का मतलब 10 मिनट पहले छोड़ेंगे। नहीं पढ़ाएंगे 5 बजे तो चैप्टर एग्जाम के बाद तक चलता चला जाएगा। क्या हुआ,
हो गया, एडमिट हो गया वहां बच्चे। चलो तो अब आगे देखते हैं। तो बोलते हैं भाई अब देखो बेटा यहाँ पे कंसंट्रेट करके देखो। बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल है, हाँ शांत हो जाओ भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल है और उसके नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रहा है, और आपने इक्विटी पे डिविडेंड प्रपोज किया है, दैट इज अंडरस्टूड कि पहले आप इक्विटी को अगर पे कर रहे हो तो उससे पहले आप इसको पे कर चुके होगे प्रेफरेंस, बिकॉज वो प्रेफरेंस है, नाम ही उनका प्रेफरेंस है। तो जब आप इसमें इक्विटी का एडजस्टमेंट कर रहे हो तो इसमें प्रेफरेंस का एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया आपने? तो दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स अ हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, वो क्या बन जाता है? एक हिडन एडजस्टमेंट बन जाता है। और इसी वजह से उसने देखिए डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे भी जो दिया है, कितने रुपए का दिया? 50। अच्छा ये 50,000 कैसे आया? 10%। कितने रुपए है? 5 लाख रुपए पे। ये तो समझ में सबको आ गया। ठीक है कि डिविडेंड का क्या रेट था? 10% रेट था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, है ना? तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। दिस मींस दैट कि भैया आपको 5 लाख रुपए पे कितना परसेंट देना पड़ेगा? 10% देना पड़ेगा। अच्छा बेटा अगर ये रहता कुछ ऐसा तो क्या करते? अगर मान लो ये 5 लाख की जगह 4 लाख रहता तो क्या करते? बोलो ऋषभ, एक तो बकलोल हो, बात बोल रहे हो ठीक, ठीक है बोल रहे हो ठीक एकदम, कोई बात समझ गया, तो भावनाओं से समझ गया। ठीक है बोलो 50,000 का करते कि 40,000 का करते? 40,000 का करते। क्या दे? ठीक है समझ में आ रहा है? तो क्योंकि पिछले साल आपके पास कितना प्रेफरेंस शेयर था? 4 लाख का। तो आप डिविडेंड भी डिक्लेयर और पे कितने पे करोगे? 4 लाख पे करोगे ना, तो कितने का करते हैं? 40,000 का करते। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है आगे जब आप बढ़ेंगे तो दोनों साल में आपको प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट क्या होगा? अलग अलग। हाँ मेरे भाई मेरे, हाँ क्यों? किसने कह दिया प्रपोज नहीं है? प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो प्रपोज करेंगे भाई मेरे। ठीक है एग्रीड रेट है, इसका क्या मतलब? मेरे को पता कि उतना ही देंगे, लेकिन देंगे कब? हाँ बिल्कुल, इट इज ऑल्सो एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अरे मेरे भैया प्रॉफिट डिराइव कर लोगे, सुनो मेरी बात, प्रॉफिट जब डिराइव करके टैक्स पे कर दोगे तभी ना प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे मेरे भाई। बोलो ना, आप समझ में आया? ठीक है अर्निंग्स बिफोर टैक्स लाओगे, उसमें से टैक्स पेमेंट करोगे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स लाओगे, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट आ जाएगी ना मेरे भाई। क्या बैलेंस शीट बनाओगे, प्रॉफिट डिराइव करोगे, तब ना टैक्स पेमेंट करोगे। आई बात समझ में? और तब ना प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे, तो वो तो AS4 के अंडर कवर हो गया। क्लियर है? अब बात समझ में आ रही? तो दोगे किस अमाउंट पे? प्रीवियस वाले अमाउंट। ठीक है भाई समझ आ गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत नहीं, ये जब आएगा तब और अच्छे से डील कर लेंगे। अभी तो फिलहाल चलो मान लिया कि अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर दोनों अमाउंट सेम है तो तुम 50,000 पे दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ऐसे मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आओ आगे देखते हैं, नोट यहाँ देख लो। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। सिंस डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट हैव बीन पेड। बोलते हैं कि भैया इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे करने के पहले आपको डिविडेंड किसको देना होता है? प्रेफरेंस शेयर्स वाले को। तो ये अज्यूम कीजिए ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई साहब अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रपोज किया है और वो फाइनल हो गया है, तो ऑब्वियसली आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया ही होगा। नहीं का सवाल नहीं है, और नहीं का सवाल नहीं है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स व्हाट? हिडन एडजस्टमेंट। ये बन गया हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है आई हेंस इट इज एडेड टू नेट प्रॉफिट टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI। बोलिए ये वाला कंसेप्ट एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट बिल्डिंग हुआ है। अभी तक 3 कंसेप्ट की चर्चा हुई। पहला इंटरिम, क्लियर है? दूसरा
प्रीवियस ईयर का प्रपोज जो कि करंट ईयर में जाके फाइनल हुआ और पे हुआ और डिविडेंड पेबल का बैलेंस लेस करके हमने एडजस्टमेंट किया। और तीसरा कि अगर इक्विटी शेयर्स पे हमने डिविडेंड प्रपोज करके पे कर दिया है तो इट इज अंडरस्टूड दैट कि हमारा प्रेफरेंस शेयर्स पे अभी भी क्या हो गया होगा, डिविडेंड डिक्लेयर और पे हो गया होगा। क्लियर है यहां तक ये तीन बातें, कोई दिक्कत? और ये कोई भी डिविडेंड हो, इंटरिम हो, प्रेफरेंस पे हो या इक्विटी पे हो, इट इज कैश आउटफ्लो अंडर व्हाट एक्टिविटी? Financing activity. That's why under the operating activity, these all are added back in order to nullify the effect over the profit. सबसे टफ यही है, इससे ज्यादा घबराओ नहीं, इसके बाद वाली और सारी चीजें आसान हैं, ठीक है करने के लिए। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं? क्या चिराग? जी, अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन चलिए देखा जाए जरा। हंसिए नहीं, क्वेश्चन देखिए। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। सबसे पहले ये आपको क्या बोलता है? बोलता है बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग। ओपनिंग का बैलेंस माइनस में है, देखिएगा बेटा ब्रैकेट लगा हुआ है 2 लाख, ठीक है। और अभी आपके पास क्लोजिंग का बैलेंस 5,40,000 है। बोलिए आपने साल भर में क्या कमाया? वेरी गुड, इतना एक्सपेक्टेड तो था, ठीक है। 7,40,000 का है क्योंकि 2 लाख लॉस पहले नलीफाई होकर जीरो हुआ होगा, फिर उसके ऊपर आप 5,40,000 का बैलेंस दिखा रहे हैं, इसका मतलब आपने कमाया कितना होगा? 7,40,000, ठीक। चलिए बेटा आपने कमाया 7,40,000, आंसर देख लीजिए यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते। आइए अब देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट करने। इसका काम अपन ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब घबराएंगे किस बात पे? प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, ठीक है। अपेंडिक्स काट के फेंक दी, दर्द दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आइए 2,10,000 पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है, क्या कर देंगे? इसको ऐड बैक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये है भाई, चलते हैं पहले तो देख लेते हैं कि किसको ऐड बैक करेंगे नहीं करेंगे। हाँ जी, डिविडेंड पेड प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। देखो इसको लिख ही देता है डायरेक्ट, पता है क्या? डिविडेंड पेड, कुछ भी वो तो सोचता ही नहीं है, सीधे अज्यूम कर लेता है कि भाई डिक्लेयर हुआ और हमने इसको क्या कर दिया? पे कर दिया, ठीक है। और बोलता है ये 2019 का था, 2,10,000 रुपया ये ऐड हुआ। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया होगा तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? आज के दिन हमको प्रॉफिट को इफेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, बोलिए क्या हुआ होगा? ठीक है, अभी आपको इसका पूरा 100% इसका सेटलमेंट नहीं पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या होता है, तो फिलहाल तो आपने प्रोविजन बनाया होगा तो बताइए प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आपने प्रोविजन को क्या किया? ऐड बैक, ठीक है। और आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इन चीजों की मदद से निकाल लिया। कितना है? तो भाई आपका ये बैलेंस आता है 13,30,000। क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ समझा क्या है? तो अभी तक हमने 3 डिविडेंड का डिस्कशन समझा है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या प्रोविजन फॉर टैक्स का अभी ट्रीटमेंट अभी आगे आने वाला है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। और यही क्लैरिफिकेशन उसने नीचे लिखा है कि भाई 19 वाले को हमने प्रपोज और पेड माना है और 20 वाले को हमने सिर्फ प्रपोज माना है जो कि अप्रूव नहीं हुआ है, ब्ला ब्ला, यही सारी बातें लिखी हुई। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व। क्वेश्चन उसने पहले दे दिया था, रिजर्व के ट्रांसफर का क्या ट्रीटमेंट होगा उसने उसके बाद बताया है, ठीक है। बैक पैक कर रहे हैं गणपति जी। कल आप ही कह रहे थे 5 बजे तक पढ़ाई है। अच्छा सब चीज आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा भाई। सारी चीजें अगर आपके हिसाब से चलने लगे करना ही करेंगे। अभी तो फिलहाल क्लास, अभी 5 बजे के बाद आप जाके क्या करेंगे? कितने लोगों का क्लास है? कितने बजे? एक मिनट, कितने बजे? 5 बजे ना। हम 4:50 में छोड़ 10 मिनट में आप पहुंच जाएंगे नाले सर के।
भाई मेरे नावेसर क्या जाने के लिए किसी जाम को झेलना नहीं पड़ता, साइकिल से आता है। ठीक आई। और किनका क्लास हाथ उठाइए सर। इनमें से कोई क्लास नहीं। 5 बजे के बाद जाके आपने क्या करना है बताइए? कहाँ जाना? हाँ खेलने जाते हैं। ठीक है भाई साहब, खेलने का मेरे को सुन लीजिए, खेलने का कोई एक्सक्यूज नहीं है बाबू। ठीक है, खेलने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। वैसे तो हम भी सुबह उठ के आराम से जिम जाएं, ठीक है, एक्सरसाइज करें, उसके बाद आए। कुछ नहीं, कुछ खेलने के अलावा कोई बात हो तो बताइए। ठीक है, आप सुबह उठ के खेलिए, वहां से जाने के बाद खेलिए। ठीक, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छा ठीक है भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स तो हम आपको आज ऐसे भी नहीं बता पाएंगे, लंबा टॉपिक है। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व को क्या बताना है कि जितना भी रिजर्व में ट्रांसफर हुआ होगा ना, उस पैसे को वापस से नेट प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हो गया रिजर्व का केस। कितना जल्दी है बाप रे बाप, कितना जल्दी। देखिए कल से आप अपना माइंड मेकअप करके आएंगे। 3:30 में डॉट क्लास स्टार्ट होगी। वो जो 5-10 मिनट लेट हो जाता है उधर, हम 10 मिनट पहले 11 को छोड़ेंगे। डॉट 3:30 में क्लास आपकी चालू होगी, 4:40 तक आपकी क्लास चलेगी। चलो 3:30 to 4:40, मतलब 3:30 में ये नहीं कि हम स्टार्ट करेंगे, 3:30 में हम स्टार्ट कर देंगे पूरा प्रॉपर। चलिए निकलिए, जिनको जल्दी है वो लोग जल्दी निकलिए, बट ऑफ कर दीजिए। और